अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने कल डिस्कशन स्टार्ट की थी अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस के एरिया पे, और हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम क्या है उस पर थोड़ी सी तारुफी इंट्रोडक्टरी लेवल डिस्कशन हमारी हो गई थी। और स्टैंडर्ड सेट करने में कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं और स्टैंडर्ड सेट करते हुए हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ सकती हैं, बेसिक डिस्कशन हमने इस पर की थी। और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि वी विल नॉट बी आस्क्ड टू राइट ऑन दीज। ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं ताकि आपको बैकग्राउंड समझ आ जाए, और जब सवाल आगे पढ़ें तो सवालों में इनमें से कोई टर्म यूज़ हो, कोई स्टेटमेंट यूज़ हो, कोई सिचुएशन के बारे में जिक्र किया जाए तो आप उसको सवाल को बेहतर अंदाज में समझ पाएँ, क्योंकि सवाल जब तक आप अच्छी तरह समझते नहीं हैं आप सवाल को अच्छी तरह हल नहीं कर पाते। सो रीडिंग को कभी हमने इसलिए नहीं पढ़ने से अवॉइड करना कि हमें कौन सा लिखने का सवाल आएगा जो हम इसको रीडिंग करते रहें और रटे मारते रहें। तो रटे तो बिल्कुल नहीं मारने, लेकिन रीडिंग हमें ज़रूर करनी है ताकि हमें किसी टॉपिक का जो बैकग्राउंड है वो अच्छी तरह हमारे जहन में रहे। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, थ्योरेटिकल डिस्कशन थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से ही अगेन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कोई रटे नहीं लगाने। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, इस पे हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व हो सकती है, एक छोटी सी एक्टिविटी भी हम देखेंगे। हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जब हम स्टैंडर्ड सेट करने की बात करते हैं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड जिनकी ऑप्शन हमारे पास आती है। हमें स्टैंडर्ड किस कॉस्ट पे बेस करना चाहिए, 4 ऑप्शंस हैं। उन 4 ऑप्शंस को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है करंट स्टैंडर्ड। मैं इन चारों ऑप्शंस को भी डिस्कस करता हूं, इनकी रेलेवेंस भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टॉपिक में बात करता जाता हूं। एक ऑप्शन है कि हम अपनी टीम को जो स्टैंडर्ड कॉस्ट दें वो हम करंट स्टैंडर्ड्स पे बेस कर दें। करंट स्टैंडर्ड से मुराद कॉस्ट जो हमारी टीम करंटली अचीव कर रही है, करंट स्टैंडर्ड जो हम करंटली कॉस्ट अचीव कर रहे हैं उसी को टीम को एज अ स्टैंडर्ड दे दे। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। इस ऑप्शन का फायदा तो है कि हमें वर्किंग नहीं करनी पड़ी स्टैंडर्ड बनाने के लिए, हमने सिर्फ डाटा उठाया कॉस्ट पर यूनिट का और वही टीम को दे दिया, भाई आपका टारगेट है, अगली दफा आपने इसी को मीट करना है। आसानी तो है, लेकिन क्या हम इससे अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला ऑब्जेक्टिव हासिल कर पाएंगे? आंसर इज नो, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टीम को ऐसा टारगेट देना जिससे कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प मिले। तो करंट कॉस्ट ही जब मैंने टारगेट सेट कर दी तो इसका मतलब मैंने टीम को कह दिया कॉस्ट कम करने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, करंट स्टैंडर्ड क्या है मैंने वो बात कर दी। और करंट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या यूज करना चाहिए वो भी बता दिया, नहीं भाई इसको नहीं यूज करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज अटेनेबल स्टैंडर्ड। अटेनेबल स्टैंडर्ड मतलब अचीवेबल स्टैंडर्ड। अटेनेबल स्टैंडर्ड या अचीवेबल स्टैंडर्ड से मुराद है वो स्टैंडर्ड जो कि थोड़ी मेहनत से थोड़ी परफॉर्मेंस में बेहतरी लाके हासिल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मटीरियल पर यूनिट पिछली दफा लेबर ने इस्तेमाल किया था 10 kg, मैं उनको करंट 10 kg यूजेज है, मैं उनको अगले साल के लिए स्टैंडर्ड रेट देता हूं 9.8। तो दे में थिंक कि भाई थोड़ी सी मेहनत करें तो हम वेस्टेज में थोड़ी सी बचत करके इसको हासिल कर सकते हैं। लेबर टाइम पिछली दफा था से 50 मिनट पर यूनिट, अगली दफा के लिए उनको मैंने स्टैंडर्ड दे दिया 45 मिनट पर यूनिट। तो उनको एक पुश दी कि अपने टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करें, और डेफिनेटली इसको लिंक किया जाएगा रिवॉर्ड से, कोई अच्छी इंक्रीमेंट से, कोई अच्छे बोनस से लिंक किया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड अटेनेबल स्टैंडर्ड। तो बाय डेफिनेशन अटेनेबल स्टैंडर्ड क्या है? अज्यूम एफिशिएंट and not perfect condition. Allowance is made for normal material wastage and expected labor inefficiency. Efficiency level set in these standard is usually slightly higher than the current performance standard. Some improvement in current performance will be required to achieve these standard. तो attainable standard में
हम अज्यूम करते हैं एफिशिएंट कंडीशंस, परफेक्ट नहीं। एफिशिएंट परफेक्ट क्या होता है? जहां पे कोई लॉस नहीं आना, कोई ब्रेकडाउन नहीं आना। हम ऐसा अज्यूम नहीं करते। हम अज्यूम करते हैं कि भाई मटेरियल प्रोडक्शन में कुछ लॉसेस भी होंगे, वर्कर का कोई नॉन प्रोडक्टिव टाइम भी गुजरता है, वर्कर का सारा टाइम 100% प्रोडक्टिव नहीं होता, हम उसको भी अज्यूम करते हैं, उसका भी ख्याल रखते हैं। लेकिन अल्टीमेटली एफिशिएंसी स्टैंडर्ड जो होते हैं वो करंट से स्लाइटली हायर रखे जाते हैं, और अटेनेबल स्टैंडर्ड को अगर अचीव करना है वर्कर ने तो उसके लिए करंट परफॉर्मेंस में थोड़ी सी बेहतरी रिक्वायर्ड है। सो करंट स्टैंडर्ड तो हमने क्या दिया जी, ये तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यूज करना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अटेनेबल स्टैंडर्ड यस। अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अटेनेबल स्टैंडर्ड मैयर करके टीम को दे दें तो टीम इनको अचीव करने के लिए अपनी करंट परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है वो हासिल करने में हमें आसानी होगी। सो अटेनेबल स्टैंडर्ड यस, ये टीम को मोटिवेट भी करेंगे, अचीवेबल है, टीम कोशिश भी करेगी इनको हासिल करने की, और टीम को पता है कि इनको हासिल करने से मुझे इंसेंटिव या रिवॉर्ड मिलेगा और ये अचीवेबल भी हैं। सो ये हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव हासिल करने में हेल्प करेंगे ये स्टैंडर्ड। सो हमने कहा जी इसको हमें यूज नहीं करना चाहिए, इसका यूज शायद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें करना चाहिए। आइडियल स्टैंडर्ड, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इट अज्यूम्स आइडियल कंडीशंस। ना मटेरियल की वेस्टेज होगी कोई, ना कोई आइडल टाइम आएगा प्लांट ब्रेकडाउन की वजह से, ना लेबर का कोई नॉन प्रोडक्टिव टाइम निकलेगा, विच इज आप कह सकते हो कि फार फ्रॉम रियलिटी। रियल लाइफ में आइडियल कंडीशंस तो एग्जिस्ट ही ना करती, परफेक्ट वर्किंग एनवायरनमेंट तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिजली आती भी है जाती भी है, मशीनी के पुर्जे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जितना ख्याल रख लो, कभी कभी एक्सीडेंट की वजह से ऊंच नीच भी हो जाती है, कभी आप स्टार्ट आउट हो जाते हैं उससे भी ब्रेकडाउन आपके प्रोडक्शन स्टॉपेजेस आ जाते हैं, कभी लेबर का नॉन प्रोडक्टिव टाइम भी आता है, लेबर 100% एफिशिएंसी पे हर वक्त काम नहीं कर पाती, तो परफेक्ट कंडीशंस, ऑपरेटिंग कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती। बट आइडियल स्टैंडर्ड है कि अगर हर चीज परफेक्ट हो जाए तो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं परफेक्ट स्टैंडर्ड कैलकुलेट करूं कि हर चीज परफेक्ट हो, नो ब्रेकडाउन, नो वेस्टेज, नो नॉन प्रोडक्टिव टाइम, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या आती है? दिस इज माय आइडियल स्टैंडर्ड। अगर मैं ये आइडियल स्टैंडर्ड अपने वर्कर को दे दूं कि भाई ये आपका टारगेट है, तो आइडियल स्टैंडर्ड तो अचीवेबल होते नहीं है नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि आइडियल स्टैंडर्ड के लिए परफेक्ट कंडीशन चाहिए, लेकिन आम हालात में नॉर्मल कंडीशन होती हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में आइडियल स्टैंडर्ड अचीव नहीं होते। तो मैंने अगर टीम को आइडियल स्टैंडर्ड एज अ टारगेट दे दिया तो टीम को पता है ये तो अचीवेबल ही नहीं है, और जब अचीवेबल ही नहीं है तो क्या टीम उस टारगेट को हासिल करने की कोशिश करेगी? कोशिश ही नहीं होगी, क्योंकि वर्कर ह्यूमन किसी टारगेट को हासिल करने की कोशिश तभी करता है जब उसको पता हो कि ये टारगेट हासिल हो सकता है। जब पता है कि टारगेट हासिल हो ही नहीं सकता, फिर कोशिश ह्यूमन नहीं करता, ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। सो आइडियल स्टैंडर्ड, अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट, आइडियल स्टैंडर्ड है क्या वो हमने बता दिया, लेकिन अब हम बात करें क्या हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इसको यूज करना चाहिए, तो आंसर इज नो। अगर हम इसको यूज करेंगे तो वर्कर इसको अचीव करने के लिए एफर्ट ही नहीं करेंगे, जब एफर्ट नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी, तो हमारा ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं होता। फिर आइडियल स्टैंडर्ड का क्या यूज है हमारे लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में? आइडियल स्टैंडर्ड को आप एक लॉन्ग टर्म गोल के तौर पर रख सकते हैं सामने। आइडियल स्टैंडर्ड को एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए, अगले साल का स्टैंडर्ड नहीं है भैया, अगले साल का स्टैंडर्ड अटेनेबल है। आइडियल स्टैंडर्ड फ्रेम करवा के रखा हुआ है, हमारे तमाम वर्कर्स को, हमारी टीम को, हमारी R&D के लोगों को पता है कि हमने इस स्टैंडर्ड कॉस्ट पे जाना है। किस तरह जाना है? सोचते रहो, टेक्नोलॉजी में बेहतरी की कोशिश करो, स्टाफ ट्रेनिंग में बेहतरी की कोशिश करो, जाने की कोशिश करनी है। हो सकता है 5 साल में, 10 साल में कभी ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए हम वहां पहुंच जाए, लेकिन अगर हमने अभी स्टैंडर्ड रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। सो आइडियल स्टैंडर्ड को लॉन्ग टर्म टारगेट्स के तौर पे आप अपने सामने रख सकते हो, बट अप्लाई नहीं कर सकते अपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अप्लाई करने के लिए हमारे पास अटेनेबल स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें हमें यूज करना चाहिए। अच्छा जी, चौथे स्टैंडर्ड बेसिक स्टैंडर्ड है, जिनकी रेलेवेंस बिल्कुल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अगेन ना होने के बराबर है, क्योंकि बेसिक स्टैंडर्ड हम कहते हैं शायद प्रोडक्ट हमने जब लॉन्च की थी उस वक़्त हमने, उस वक़्त के ज़माने के लिहाज से, उस वक़्त की टेक्नोलॉजी के लिहाज से, रॉ मटेरियल की क्वालिटी के लिहाज से जो हमने स्टैंडर्ड डेवलप किया था, बेसिक स्टैंडर्ड,
एक आउटलाइन सा स्ट्रक्चर जो हमने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड कॉस्ट का बनाया था, ये हम उसको बेसिक स्टैंडर्ड कह रहे हैं। इसकी भी कोई रेलेवेंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में नहीं है। रिमेन अनचेंज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में आपने याद रखना है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी रेगुलरली रिव्यू होनी चाहिए और अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि वो आपने टीम को टारगेट दिया हुआ हासिल करने के लिए। अगर वो किसी वजह से अचीवेबल ना रहा तो टीम ने उसको हासिल करने की कोशिश छोड़ देनी है। तो आपको रेगुलरली इसको रिव्यू करना होता है टू इंश्योर कि ये अचीवेबल रहे। फॉर एग्जांपल, आपने परचेज टीम को टारगेट दिया हुआ है कि हमें रॉ मटेरियल 10 रुपए पर केजी खरीद के देना है। टीम ने काम करना शुरू किया, मेहनत से कोशिश कर रहे हैं, 10 रुपए खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर गवर्नमेंट ने आपके रॉ मटेरियल पे सेल टैक्स बढ़ा दिया, 15 से 18% कर दिया। आपका जो रॉ मटेरियल है जो आप खरीदते हैं जिस सप्लायर से, उस पर सेल टैक्स 15 से 18 हो गया, तो एज अ रिजल्ट आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट 10 रुपए से बढ़ाते नहीं हो वो सेल टैक्स का इफेक्ट डालने के लिए, तो प्रोक्योरमेंट टीम तो कोशिश करना ही छोड़ देगी ना। भाई अब तो 10 रुपए का टारगेट हासिल हो ही नहीं सकता, तो अब मुझे इतना जोर लगाने की क्या जरूरत है 10 रुपए का टारगेट हासिल करने के लिए। कोई मुझसे पूछेगा टारगेट हासिल नहीं हुआ तो मैं कह दूंगा भाई वो टैक्स बढ़ गया था इसलिए हासिल नहीं हुआ। 10 की बेशक 10.5 आ जाए कॉस्ट, मुझे कौन सा बोनस मिल जाना अब। सो हम इसलिए कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड आपने अटेनेबल टारगेट दिया हुआ है अपनी टीम को, वो रेगुलरली देखते रहना है। जहां पे हालात बदलें, हालात बदलने के साथ ही आपको स्टैंडर्ड को रिवाइज कर देना चाहिए, ताकि टीम को पता हो कि भाई हर वक्त स्टैंडर्ड हमारा अचीवेबल है और हमें उसको अचीव करने की कोशिश करते रहनी है। बेसिक स्टैंडर्ड चूंकि टीम को नहीं दिया जाता एज अटेनेबल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मकसद के लिए, इसलिए इसको रेगुलरली रिव्यू नहीं किया जाता। ये अनचेंज्ड दफन हुआ पड़ा रहता है। कभी प्रोडक्ट में अपडेट लाएंगे, डिजाइन चेंज करेंगे तो इसको भी अपडेट कर देंगे। विल नॉट मोटिवेट एम्प्लॉय टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस एज दे आर बेस्ड ऑन अचीवेबल कंडीशन एट सम टाइम इन पास्ट। माजी में जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी तब बनाया गया था, और आइंदा कभी प्रोडक्ट रीडिजाइन करेंगे, उसका नया मॉडल लाएंगे तो अपडेट कर लेंगे। ये हर साल, हर 6 महीने बाद इसको नहीं देखा जाता। ये एक स्टैंडर्ड बेसिक पड़ा हुआ है, अलमारी में पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट डिजाइन के साथ अपडेट होने के साथ ये इसको अपडेट करते हैं, फिर दफन कर देते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में प्राइमरली अटेनेबल स्टैंडर्ड यूज होता है, जिसको आप हर साल के शुरू में सेट करते हो, अपडेट करते हो, टीम को देते हो, और फिर रेगुलरली रिव्यू करते रहते हो फॉर एनी चेंज। कोई तब्दीली तो नहीं आ गई, कोई हमारी मटेरियल की क्वालिटी तो नहीं बदल गई, कोई सप्लायर तो नहीं बदल गया, कोई प्राइस में चेंज तो नहीं आ गया, अगर हम इंपोर्ट कर रहे थे तो इंपोर्ट पे कोई ड्यूटी टैक्स तो नहीं वो कम ज़्यादा हो गया, उस हिसाब से इसको अपडेट किया जाता है। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड और उनका इम्पैक्ट ऑन टीम बिहेवियर, ये साथ साथ मैं आपको बताता गया हूँ कि टीम बिहेवियर पर इनका क्या असर आता है। और ये भी मैंने बता दिया कि जो स्टैंडर्ड टीम को दिया जाता है इट शुड बी रिव्यूड पीरियोडिकली। हालात बदलें तो स्टैंडर्ड को हमें रिवाइज कर देना चाहिए। अच्छा, इसके रेफरेंस से कुछ एक्टिविटीज़ मजीद हम देते हैं। कुछ हमने कल स्टैंडर्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन देखी थी, आज फिर हम कुछ स्टैंडर्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन देखते हैं। पहली इलस्ट्रेशन हमारी है 4। इलस्ट्रेशन 4, कंपनी स्टिचेस शर्ट्स in its production system. There is some wastage of cloth in production and normal loss is 5% of cloth input to the stitching process. प्रोडक्शन में जो कपड़ा डालते हैं उसका 5% लॉस हो जाता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ पर शर्ट इज 3 मीटर विच इज 200 पर मीटर। हमसे पूछा जा रहा है बताइए व्हाट वुड बी अ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर शर्ट इफ an ideal standard is used, and the ideal standard का मतलब ही ये है कि standard does not provide for any loss in the process। ये एक तरह की explanation है, ये जो है यहाँ पे हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, ये explanation है। ये ना भी लिखा हो तो हमें पता होना चाहिए ideal standard का मतलब यही होता है। हमसे कहा रहा है जी बताइए अगर कंपनी ने आइडियल स्टैंडर्ड सेट करना है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या है। अगर आइडियल स्टैंडर्ड सेट करना है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज सिंपली 3 × 200, इट इज 600 पर यूनिट। हमने अज्यूम करना है कि वेस्टेज नहीं होगी, लेकिन अगर हमें ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना है जिसमें 5% ऑफ इनपुट लॉस का कुशन हो,
तो फिर अज्यूम करेंगे कि भाई ये जो शर्ट में 3 मीटर लगने हैं, ये इनपुट का 95 है, तो 100 क्या होगा और इंटू 200 स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी इस केस में? 632 रुपीज पर यूनिट। ये है जी आपका आइडियल स्टैंडर्ड और ये है आपका अटेनेबल स्टैंडर्ड विच अलाउज फॉर द नॉर्मल वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा जी, एक और इलस्ट्रेशन इसी तरह टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड के हिसाब से। CTC is a coffee shop and produces cold sandwiches for its customers. Each sandwich requires 3 slices of bread which are baked in the shape of loaf of bread containing 24 slices. Each loaf of bread costs 72. It is estimated that currently 30% of bread is wasted. Management would like to reduce this wastage to 20%. So currently 30% वेस्ट होती है ब्रेड। मैनेजमेंट चाहती है कि इसको वेस्टेज को कम करके 20% पे ले आया जाए। हमसे रिक्वायर्ड क्या किया जा रहा है? कैलकुलेट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ब्रेड फॉर अ सैंडविच। एक सैंडविच जिसमें कितने स्लाइस लगते हैं? 3 स्लाइसेस। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ब्रेड फॉर अ सैंडविच बेस्ड ऑन आइडियल स्टैंडर्ड्स, करंट कंडीशन, आइडियल कंडीशन, करंट कंडीशन एंड अटेनेबल कंडीशन। तीनों कंडीशन में हमें कॉस्ट ऑफ ब्रेड पर सैंडविच बनानी है भाई। तो जरा बना के दिखाइए मुझे जरा, 3 स्लाइसिस की कॉस्ट क्या बनेगी? आइडियल कंडीशन क्या है कि हम 72 रुपए की ब्रेड लेंगे और इसमें कोई स्लाइस ज़ाया नहीं होगा, 24 के 24 स्लाइसिस मिलेंगे। कॉस्ट पर स्लाइस इंटू 3 स्लाइसिस की कॉस्ट क्या आएगी? 9। दिस इज आइडियल कंडीशन। करंट कंडीशन क्या है कि हम 72 रुपए की ब्रेड लेते हैं और इसमें से हमें 24 स्लाइसिस नहीं मिलते, बल्कि 24 में से 30%, करंटली 30% वेस्ट हो जाते हैं, मतलब हमें 70% स्लाइसिस मिलते हैं। तो ये कॉस्ट पर स्लाइस हो जाएगी इंटू 3, 12.86। और अटेनेबल स्टैंडर्ड हम चाहते हैं कि हम 72 रुपए की जो ब्रेड ले रहे हैं इसमें से हमें 24 में से 80% स्लाइस मिल जाए, 20% वेस्टेज हो। कॉस्ट पर स्लाइस इंटू 3, 11.25। लीजिए जी, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ 3 स्लाइसेस आ गई हर 3 सूरत में। आइडियल कंडीशन में 3 स्लाइसेस शुड कॉस्ट अस 9 रुपीज। करंट कंडीशन के मुताबिक 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आर कॉस्टिंग अस 12.86। और अटेनेबल स्टैंडर्ड में जहां पे हम 20% वेस्टेज पे आ जाएंगे, 3 स्लाइसेस शुड कॉस्ट अस 11.25। जी बेटा, एनी क्वेश्चन?
अच्छा जी, जिस तरह लेबर के मटेरियल के बारे हमने डिस्कशन की भी है कि प्रोडक्शन के दौरान लॉसेस आ सकते हैं, लॉसेस नॉर्मल भी हो सकते हैं, लॉसेस अब नॉर्मल भी हो सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि नॉर्मल लॉस हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनता है और अब नॉर्मल लॉस हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता। बिल्कुल सेम अंदाज में लेबर के साथ भी हमारी डीलिंग बनती है कि लेबर में हमारा आइडल टाइम आता है। आइडल टाइम नॉर्मल भी हो सकता है, आइडल टाइम अब नॉर्मल भी हो सकता है। जिस तरह लॉस मटेरियल में आता है, लेबर में भी लॉस आता है, वो लॉस इज नोन एज आइडल टाइम। आइडल टाइम की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो टाइम जिसमें हमने लेबर को तनख्वाह तो दी बट काम नहीं लिया, ठीक है, वो आइडल टाइम है हमारा। और आइडल टाइम नॉर्मल भी हो सकता है, आइडल टाइम अब नॉर्मल भी हो सकता है। जैसे हम यहां पे डिस्कस करें, आइडल टाइम की वजूहात कुछ यहां पे लिखी हुई हैं। एक है ब्रेक डाउन, कि चलते चलते प्लांट का कोई पुर्जा टूट गया, प्लांट बंद हो गया। एक है प्रोसेस की बॉटल नेक, मतलब हमारा प्रोसेस का डिजाइन ही ऐसा है कि हर 1 घंटे बाद लेबर को 10 मिनट फारिग बैठना पड़ता है। एक है आउट ऑफ स्टॉक मटेरियल हो जाना, कि हमने टाइमली ऑर्डर प्लेस नहीं किया था, हम इसलिए स्टॉक आउट हो गए। और एक है लैक ऑफ ऑर्डर्स, कि हमारी सेल्स टीम हमारे कस्टमर से ऑर्डर ना ले पाई। अच्छा जी, ये 4 रीजंस आपको दी गई हैं। हम इन 4 रीजंस को बड़ी आसानी से 2 कैटेगरीज में, जैसे मैं नॉर्मल और अबनॉर्मल की बात कर रहा हूं मटेरियल के, उस रेफरेंस से इसको भी हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। नॉर्मल हम यहां पे कहते हैं अनअवॉइडेबल, और इसको हम कहते हैं अवॉइडेबल। इसको हम प्लैंड भी कह सकते हैं, इसको हम अनप्लैंड भी कह सकते हैं। जैसे ये प्रोसेस जो बॉटल नेक है, ये अनअवॉइडेबल आइडल टाइम है। हमारी प्रोसेस की बॉटल नेक की मतलब होता है लिमिटेशन। हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस की लिमिटेशन है कि हमारे वर्कर को फारिग बैठना पड़ता है। हमारी प्रोसेस, जैसे हम बात करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, लेबर जब प्लास्टर करती है तो प्लास्टर करने के बाद उसको कुछ टाइम देना पड़ता है, प्लास्टर खुश्क हो तो अगला काम करें। इसी तरह पेंटिंग इंडस्ट्री में लेबर जब दीवार को पेंट करती है तो पेंट का एक कोट करने के बाद उसको थोड़ी ब्रेक देनी पड़ती है कि सूखे तो दूसरा कोट शुरू करें। तो हम कहते हैं ये प्रोसेस की बॉटल नेक है, दिस इज अनअवॉइडेबल आइडल टाइम है, इससे नहीं बचा जा सकता। लेकिन प्लांट ब्रेक डाउन हो गया, लेबर फारिग बैठी, इससे बचा जा सकता था अगर टाइमली रिपेयर कर लेते। स्टॉक आउट हो गए, लेबर फारिग बैठी रही, इससे बचा जा सकता था अगर टाइमली ऑर्डर प्लेस कर देते। लैक ऑफ ऑर्डर की वजह से प्रोडक्शन रुक गई, इससे बचा जा सकता था अगर सेल्स टीम को अग्रेसिव टारगेट्स दिए जाते। ये सारे अवॉइडेबल आइडल टाइम है, ये अनअवॉइडेबल आइडल टाइम है। ये अनअवॉइडेबल भी है, इसको हम प्लान्ड आइडल टाइम भी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन शुरू होने से पहले हमें पता है कि लेबर ने फारिग बैठना है। हमें प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही पता है कि पेंट का एक कोट करेंगे तो 10 मिनट फारिग बैठना पड़ेगा, 1 घंटे लगा के दीवार रंग करेंगे, फिर 10 मिनट सब्र करेंगे, फिर 1 घंटा काम करेंगे। ये हमें पहले ही पता है, इसलिए हम इसको प्लान्ड आइडल टाइम भी कहते हैं, इसको अनअवॉइडेबल आइडल टाइम भी कहते हैं। तो जो आइडल टाइम हमारा प्लान्ड हो या अनअवॉइडेबल हो, वो हमारा नॉर्मल लॉस है। और जो आइडल टाइम हमारा अनप्लैंड है, वो अवॉइडेबल होता है, वो हमारा एबनॉर्मल लॉस है। जिससे हमने मटेरियल में सीखा था ना कि भाई अगर नॉर्मल लॉस है तो क्वांटिटी नेट क्वांटिटी में ऐड करके ग्रॉस बना लो, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ग्रॉस क्वांटिटी में बेस करना। सेम इज द केस है कि अगर आपका आइडल टाइम नॉर्मल, अनअवॉइडेबल या प्लैंड है तो आप अपने वर्किंग आवर्स में आइडल टाइम ऐड कर दो, उस टोटल टाइम पे लेबर कॉस्ट पर यूनिट बेस करना। लेकिन अगर आपका आइडल टाइम अनप्लैंड है, अवॉइडेबल है, एबनॉर्मल है, तो उसको अपनी लेबर कॉस्ट में ऐड नहीं करना, वो एबनॉर्मल है, उसको पीएनएल को चार्ज करना होता है अलग कैलकुलेट करके। ठीक है जी, तो हम इसके हिसाब से छोटी सी कैलकुलेशन देख, ये जैसे मैंने अभी हाईलाइट की कि वर्किंग आवर्स
और अनअवॉइडेबल आइडल टाइम ऐड करेंगे तो टोटल टाइम फॉर द जॉब या यूनिट हमारा क्या बनेगा, 5 आवर्स है। अगर किसी बॉटलनेक की वजह से अनअवॉइडेबल आइडल टाइम आए तो हम टाइम पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जनाब एक्टिविटी 6 है, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट ए, due to a bottleneck in the production process, there is some idle time and it has been estimated that the normal amount of idle time is 10% of the hours paid. जितने आवर्स की आप पेमेंट करते हो उसका 10% आइडल टाइम निकलते हैं और ये बॉटल नेक की वजह से है और ये नॉर्मल है। टाइम एंड मोशन स्टडी सजेस्ट दैट 1 यूनिट ऑफ एयर रिक्वायर्स 4.5 वर्किंग आवर्स और लेबर आवर्स पे होता है 50 पर आवर पे। हमसे कहा जा रहा है बताइए लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी इस प्रोडक्ट की। हमने अभी जो सीखा है कि भाई अगर आपका आइडल टाइम बॉटलनेक की वजह से आए वो नॉर्मल आइडल टाइम कहलाएगा और वो आइडल टाइम आप अपने वर्किंग आवर्स में ऐड करेंगे लेबर कॉस्ट बनाने के लिए। तो जनाब मेरा वर्किंग आवर्स अगर 4.5 हैं तो मुझे बताया गया है कि मेरे वर्किंग आवर पेड आवर के कितने होते हैं, 90%। तो ये 90 है तो 10 मेरा आइडल होगा, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो टोटल टाइम 5 बनेगा। मेरी लेबर कॉस्ट 5 आवर इंटू 50 250 बनेगी। मैंने वर्किंग टाइम में आइडल टाइम को ऐड करना है, वर्किंग टाइम में आइडल टाइम को ऐड करना है तो ये टोटल टाइम 5 घंटे बनेगा। 5 घंटे पे मेरी लेबर कॉस्ट पर यूनिट बेस करेगी। इसको अल्टरनेटिवली हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते थे, जो 4.5 है ये 90 है तो टोटल टाइम 100 है, 100 इंटू 50 250 पर यूनिट हम यहां से भी निकाल सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि जब हमारा नॉर्मल आइडल टाइम आएगा जो कि बॉटलनेक की वजह से है, जो कि अनअवॉइडेबल आइडल टाइम है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होने से पहले ही हमें पता है कि आना ही आना है, तो वो टाइम हमने लेबर टाइम में ऐड करना है, वर्किंग टाइम में ऐड करना है और लेबर कॉस्ट पर यूनिट हमारी उस टोटल टाइम पे बेस करेगी। टोटल टाइम आप ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, एक ही बात है। अच्छा जी, हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या है और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट डिटरमिन करना, उसमें मटेरियल के रेफरेंस से बात हुई, नॉर्मल वेस्टेज को शामिल करना चाहिए हमें। लेबर के रेफरेंस से बात हुई कि नॉर्मल अनअवॉइडेबल आइडल टाइम को हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट में शामिल करना चाहिए। हमें ये सारी डिस्कशन जहाँ पे हमने जो सीखी है वो इसलिए है कि हमें एग्जामिनेशन में कभी कभी, कम नॉट हर दफ़ा, कभी कभी हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने को भी कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उन पे हमारी बात हुई। एनी क्वेश्चन? जी बेटा, कोई सवाल? अच्छा जी, अब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की डिस्कशन से आगे चलते हैं वेरिएंस एनालिसिस की डिस्कशन के ऊपर। अब हम कनेक्ट करने लगे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को वेरिएंस एनालिसिस के साथ और बीच में कुछ ब्रिजिंग डिस्कशन है। जब कंपनी अपने किसी प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टैब्लिश कर लेती है, जब कंपनी अपनी प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर लेती है तो कंपनी इसके बाद एक्टिविटी लेवल्स के ऊपर भी फैसला करती है कि अगले साल, मतलब पता लग गया हमने मार्कर की कॉस्ट क्या होनी चाहिए अगले साल, ये हमें पता लग गया, फिर ये भी फैसला कर लो कि अगले साल मार्कर बनाने कितने, बेचने कितने, ये भी फैसला कर लो। कंपनी ये फैसला भी साथ ही कर लेती है एक्टिविटी लेवल के ऊपर, प्रोडक्शन एंड सेल का डाटा। और जब ये हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट भी आ गई और एक्टिविटी लेवल भी आ गए
इस डाटा को हम कंबाइन करते हैं टू प्रिपेयर अ बजट डॉक्यूमेंट। इस डाटा को लेके, स्टैंडर्ड कॉस्ट को लेके और बजटेड एक्टिविटी को लेके हम कंपनी का बजट बनाते हैं। बजट का टॉपिक तो हमारा कैफ 6 के सिलेबस में है। बजट का टॉपिक हमारा कैफ 6 के सिलेबस में। हम बजट का टॉपिक नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम सिर्फ बजट डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्टरी लेवल नॉलेज सिर्फ उतना सीख रहे हैं जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को और वेरियस एनालिसिस को लिंक कर दे। हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल नॉलेज बजटिंग का सिर्फ डिस्कशन की हद तक लेना है। हमने को बजट बनाना नहीं सीखना। बजट बनाना हम सीखते हैं कैफ 6 में, वहां पे हमारा पूरा टॉपिक है। बड़े अच्छे कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन हमारे वहां पे कंपल्सरीली हम एग्जाम में आते हैं। अच्छा जी, तो हमने कहा जी हमारे पास जब स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई और हमारे पास एक्टिविटी लेवल्स कि अगले साल हमने कितने यूनिट बना के बेचने हैं ये फैसला कर लिया हमने, तो फिर हम बजट बना सकते हैं। और बजट होता क्या है? An organization plan for the coming period expressed in number। आने वाले पीरियड, यूजुअली आने वाले साल में हमने क्या क्या टारगेट्स हासिल करने हैं, हमारा क्या प्लान है अगले साल का, वो हमारा बजट होता है। लेकिन ये नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है और यूजुअली बजट में ये डॉक्यूमेंट्स बनाई जाती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अगले साल हमारा पीएनएल कैसा दिखेगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अगले साल हमारा बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसी दिखेगी। और कैश बजट, अगले साल हमारे कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज क्या होंगे। ये सारा अगले साल का प्लान है। अगले साल हम कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कितने खर्चे करेंगे, अगले साल पीएनएल हमारा क्या होगा, अगले साल हमारे डिफरेंट एसेट्स में ऊंच नीच क्या होगी, अगले साल हमारी लायबिलिटीज में क्या ऊंच नीच होगी, और ईयर एंड पे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होने वाली है, और अगले साल हमारे कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज क्या होंगे, ओवरऑल कैश पोजीशन क्या हमारी बनती है। ये सारी अगले साल का हमारा प्लान है। इन चीजों को लेके हम ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स बनाना हमारे स्कोप में यहां पे नहीं है। ये हम सीखेंगे कैफ 6 में जाके। हम पीएनएल का बजट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट का बजट कैसे बनाते हैं, कैश बजट कैसे बनाते हैं। कंप्रीहेंसिव डिटेल डिस्कशन हमारी कैफ 6 में होनी है। यहां पे सिर्फ इंट्रोडक्शन की हद तक बात हो रही है। अच्छा, अब जब हमें ये डाटा मिल गया, हम फिलहाल बात करने जा रहे हैं हमारे जो फोकस है वेरियस एनालिसिस का, वो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर है। वेरियस एनालिसिस में जो हमें डाटा चाहिए होता है वो बजटेड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से हमें मिलता है। ठीक है, तो हम आगे अपनी डिस्कशन को थोड़ा सा पीएनएल पे ही फोकस करने जा रहे हैं। कंपनी जब साल के शुरू होने से पहले जो बजट बनाती है उस बजट को हम फिक्स्ड बजट कहते हैं। और कंपनी फिर साल के एंड पे बजट को एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करती है और जो डिफरेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं वेरिएंसेस। हमारा जो चैप्टर है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वेरिएंस एनालिसिस ही है कि हम वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई रिपीट, आपने डाटा को लेके बजट बनाया। बजट में हम सिर्फ पीएनएल की बजट की बात कर रहे हैं। पीएनएल बजट आपने साल के शुरू में बनाया, साल के एंड पे आप अपने पीएनएल के बजट को लेते हो, अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को देखते हो, इनका कंपैरिजन करते हो और वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हो। लेकिन वेरिएंसेस कैलकुलेट करने में, कंपैरिजन करने में एक चैलेंज आ जाता है। बल्कि मैं यहां से थोड़ा सा इसको हाईलाइट ऐसे ही करता जाता हूं, नंबर से थोड़ी सी आसानी रहेगी मैं समझने में। ये जो कहानी मैं बोल रहा था उसको मैं नंबर में ले आता हूं। हमने सबसे पहले अपनी कंपनी का स्टैंडर्ड कॉस्ट डाटा स्टैब्लिश किया। ये हमारी कंपनी का स्टैंडर्ड कॉस्ट डाटा है। मटेरियल क्वांटिटी, रेट एंड कॉस्ट, लेबर आवर्स, रेट एंड कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड आवर, रेट एंड कॉस्ट। ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। ये ओवरहेड के आवर, एब्जॉर्प्शन रेट, ये फिक्स ओवरहेड का कॉस्ट पर यूनिट आ गई, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट आ गई। फिर हमने एक्टिविटी का बजट किया कि हमने कितने यूनिट बनाने हैं, कितने बेचने हैं, और ये हमारी सेलिंग प्राइस भी आ गई। बजट में जाहिर बात है पीएनएल बनाना है तो प्राइस भी चाहिए। तब डाटा देख लो भाई, एक ये मेरे पास बजटेड प्राइस है
ये मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट है और ये मेरी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड सेल्स है। इस डाटा को लें तो हम अगले साल का P&L बना सकते हैं। ये मेरा बजट है जो साल के शुरू में मैं उस एक्टिविटी लेवल को लेकर बनाऊंगा कि भाई मैंने 1000 यूनिट बेचने हैं 15,000 के हिसाब से, रुपीज इन 1000, ये मेरा रेवेन्यू होगा। मैंने 1200 यूनिट बनाने हैं, तो अकॉर्डिंगली 1200 यूनिट की मटेरियल कॉस्ट, 1200 यूनिट की लेबर कॉस्ट, 1200 यूनिट्स की वेरिएबल ओवरहेड और 1200 यूनिट्स की फिक्स्ड कॉस्ट, ये मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। इसमें से मैंने 200, क्योंकि 1000 बेच दिया, 200 की क्लोजिंग इन्वेंट्री रहेगी, वो माइनस कर दी। ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है और ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। लीजिए जी, ये हमने बना लिया बजट। ये जो मैंने बात की थी स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टैब्लिश की, एक्टिविटी लेवल का टारगेट सेट किया और इसके हिसाब से हमने बजटेड P&L साल के शुरू में बना लिया कि अगले साल हम 1200 यूनिट बनाएंगे, उनका खर्चा आएगा ये बनाने पे, 200 क्लोजिंग स्टॉक में रह जाएगा, 1000 बेच देंगे, बेचने से ये रेवेन्यू आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये होगी और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा अगले साल का। ये साल के शुरू में हमने टारगेट सेट किया, टारगेट के साथ P&L बना दिया कि हम अगले साल इस प्रॉफिट को टारगेट करने जा रहे हैं। ये रेवेन्यू, ये कॉस्ट, ये इन्वेंट्री, ये प्रॉफिट हम टारगेट करने जा रहे हैं अगले साल। अच्छा जी, अब साल गुजरा तो हमारे पास बजट जो हमने बनाया था वो ये पड़ा हुआ है जनाब। ये हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट्स आ गए। जरूरी तो नहीं था ना जितने यूनिट्स बनाने का सोचा था उतने ही बनाते, जितना बेचने का सोचा था उतना ही बेच पाते। ये तो टारगेट था, जरूरी नहीं एक्चुअल रिजल्ट्स हमारे टारगेट के मुताबिक ही हासिल हो। तो हमने कहा जी ये हमने बजट एक्टिविटी लेवल सेट किया था, ये बजटेड P&L था हमारा, जो पिछली स्लाइड से हमने देखा कैरी हो गया। एक्चुअल रिजल्ट्स हमने कंपाइल किया तो एक्चुअल P&L हमारा ये बन रहा है। हमने 900 यूनिट बेचे, ये उनका रेवेन्यू है। हमने 1000 यूनिट बनाए, ये इनकी कॉस्ट है, ये इन्वेंट्री आ गई, ये कॉस्ट ऑफ सेल, ये ग्रॉस प्रॉफिट। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात क्या की थी कि भाई हमें कंपैरिजन करना है, बजट को एक्चुअल रिजल्ट से कंपैरिजन करना है और देखना है कि वेरिएंसेस क्या है। अच्छा, वेरिएंस यहां पे एक चैलेंज क्या आ गया, मैंने कहा जी हम कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं मटेरियल कॉस्ट का। हमने बजट किया था मटेरियल कॉस्ट का खर्चा हमारा 6000 लगेगा, लेकिन खर्चा लगा 4608। दिखने में लग रहा है खर्चे में बड़ी बचत होगी। कितनी बचत होगी? 2392 की। ये लग रहा है ना, दिखने में लग रहा है कि भाई 6000 की जगह खर्चा इतना लगा तो 2392 की बचत होगी। वेरियंस एनालिसिस हमने कहा था यही है भाई, कॉस्ट का कंपैरिजन कर लो, बजट कितना किया था, एक्चुअल कितना लगा, बजट कितना किया था, एक्चुअल कितना लगा। सॉरी, 1392 बचत हमारी है जी 1392। अच्छा, अब क्या ये वैल्यू वाकई बचत है? क्या ये कंपैरिजन मीनिंगफुल है, यूजफुल है? क्यों नहीं भाई? ये खर्चा तो 12000 यूनिट का था और ये खर्चा 1000 यूनिट का है, ये तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है भाई। तो हमने बात शुरू की कि हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट साल शुरू होने से पहले सेट किया, हमने बजटेड एक्टिविटी साल शुरू होने से पहले सेट की और स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजटेड एक्टिविटी को लेकर बजटेड P&L बना लिया। फिर साल शुरू हो गया, हम इस टारगेट को हासिल करने में लग गए। साल के एंड पे एक्चुअल रिजल्ट देखा तो हमें नजर आ रहा है कि हम टारगेट हासिल नहीं कर पाए एक्टिविटीज के। जब हम एक्टिविटीज का टारगेट हासिल नहीं कर पाए तो इस बजटेड कॉस्ट और रेवेन्यू को इस एक्चुअल कॉस्ट और रेवेन्यू से कंपेयर करने का कोई मीनिंगफुल रिजल्ट्स नहीं है। जैसे हमने यहां पे बात की भाई, ये 6000 का खर्चा तो 12000 यूनिट का था, ये 4608 खर्चा तो 1000 यूनिट का। मैं ऐसा नहीं कह सकता मेरी प्रोडक्शन टीम ने मेरा खर्चा बचा दिया, मैं प्रोडक्शन टीम को बोनस नहीं दे सकता कि तुमने मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट बचाई। तो भैया प्रोडक्शन कॉस्ट कम है तो प्रोडक्शन भी तो कम है, तो ये कंपैरिजन मीनिंगफुल नहीं है। यहां से फिर एक अगला स्टेप आता है जिसमें हम अपने बजट को रिवाइज करते हैं, बजट को फ्लेक्स करते हैं। फ्लेक्स बजट क्या है कि आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट और प्राइस का डाटा तो वही लेना जो पहले साल के शुरू में लिया था, लेकिन सेल्स और प्रोडक्शन एक्चुअल ले लो।
कि अगर हम इतने यूनिट बनाते और इतने यूनिट बेचने का बजट बनाते तो बजट कैसे दिखता। अब इसमें डाटा देखो, यूनिट्स एक्टिविटी हमने ये एक्चुअल के बराबर ले लिए हैं, लेकिन प्राइस वही है जो साल के पहले थी, कॉस्ट सारी वही है जो साल से पहले हमने ली थी। इसको कहा जाता है फ्लेक्स्ड बजट, कि आप अपने बजट को रिवाइज कर देते हो फॉर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल्स। बजट मेरा रिवाइज हो गया, इसमें सेल्स भी एक्चुअल ले ली, प्रोडक्शन भी एक्चुअल ले ली, यूनिट्स एक्चुअल लिए हैं, प्राइस और कॉस्ट एक्चुअल नहीं है, वो वही जो हमने पुराने बजट में इस्तेमाल किया था वही है। अब ये मेरा बजट हो गया, इसको मैं कह रहा हूं फ्लेक्स बजट। हम जो बात यहां पे सीख रहे हैं कि पहले पिछली स्लाइड में जो मैंने आपसे बात की थी कि मैंने साल के शुरू में एक बजट बनाया, साल के एंड पे एक्चुअल रिजल्ट्स आए और मैं इनको कंपेयर करने चल पड़ा। हमने डिस्कशन की भाई इनका कंपैरिजन बनता नहीं है, इन कॉस्ट का कंपैरिजन इनके साथ बनता नहीं है, तो फिर हमने हल क्या निकाला कि भाई हम फिक्स्ड बजट को रिवाइज कर लेते हैं, फिक्स्ड बजट को कन्वर्ट कर लेते हैं फ्लेक्स्ड बजट में, और फ्लेक्स्ड बजट को इससे कंपेयर करेंगे। अब कंपैरिजन मीनिंगफुल है। जैसे ये है 1000 यूनिट बनाने का खर्चा हमारे बजट के लिहाज से, स्टैंडर्ड के लिहाज से कितना आना चाहिए था, और 1000 यूनिट बनाने का एक्चुअल खर्चा कितना आया। 1000 यूनिट बनाने की लेबर कॉस्ट हमारे स्टैंडर्ड के लिहाज से कितनी आनी चाहिए थी, 1000 यूनिट की एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई। नाउ इट इज मेकिंग सेंस। अब ये कंपैरिजन सेंस बना रहे हैं। ये 1000 यूनिट का स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये 1000 यूनिट की एक्चुअल कॉस्ट है, ये 1000 यूनिट की स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट है, ये 1000 यूनिट की एक्चुअल कॉस्ट है। अब इनका कंपैरिजन आप कर सकते हो कि स्टैंडर्ड क्या था, एक्चुअल क्या था, स्टैंडर्ड क्या था, एक्चुअल क्या था। अब वेरिएंस एनालिसिस मेक सेंस। तो हमने कहा फिक्स्ड बजट क्या है, जो साल के शुरू में बनाया जाता है। फ्लेक्सिबल बजट क्या है, फ्लेक्स बजट क्या है, जो साल के एंड पे रिवाइज किया जाता है, और रिवीजन की बेसिस क्या होती हैं, एक्चुअल एक्टिविटी। फिक्स्ड बजट साल के शुरू में बना, जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड प्राइस और बजटेड एक्टिविटी ली गई। साल खत्म होने पे फिक्स्ड बजट को फ्लेक्स बजट में कन्वर्ट कर लिया गया, जिसमें प्राइस और कॉस्ट तो स्टैंडर्ड ही हैं, लेकिन एक्टिविटी ले ली गई एक्चुअल। अब इसके मुताबिक वेरिएंस एनालिसिस किया जाता है। तो हम जैसे देख रहे हैं कि भाई 1000 यूनिट्स की मटेरियल कॉस्ट हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से 5000 लगनी चाहिए थी, एक्चुअल कॉस्ट 4608 है। ये जो वेरिएंस कितने का आया, 392 का, ये वेरिएंस कहलाता है फेवरेबल वेरिएंस। ये फेवरेबल वेरिएंस कहलाता है कि हमारी टीम ने अपनी एफर्ट से कॉस्ट में रिडक्शन में हेल्प की। हमें टीम एफर्ट की वजह से किसी भी टीम का रोल हो सकता है, ये प्रोक्योरमेंट टीम का रोल भी हो सकता है, ये प्रोडक्शन टीम का रोल भी हो सकता है। मटेरियल सस्ता खरीदने की वजह से भी कॉस्ट कम हो सकती है, वेस्टेज कम होने की वजह से कॉस्ट कम हो सकती है। तो किसी भी टीम की वजह से जो भी हुआ, हमें 392 का फेवरेबल एडवांटेज फायदा हुआ हमें। और लेबर में वेरिएंस देखें तो 121 का एडवर्स, ये एडवर्स वेरिएंस कहलाता है। हमारा स्टैंडर्ड के हिसाब से 1000 यूनिट 2000 रुपए में बनने चाहिए थे, एक्चुअली 1000 यूनिट बनाने में 2121 ज्यादा लग गए, तो ये वेरिएंस आया एडवर्स। इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड की बात करें तो 145 का वेरिएंस है और ये भी एडवर्स है, एंड सो ऑन। तो जनाब हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट, बजटेड एक्टिविटी, फिक्स्ड बजट, फ्लेक्स बजट एंड वेरिएंस एनालिसिस का इंट्रोडक्शन हमने देखा। अभी हमने आगे डिटेल इस पे बात करनी है, लेकिन ये सर हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को वेरिएंस एनालिसिस लिंक करने की जो कहानी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से हम फिक्स बजट पे आए, फिक्स से फ्लेक्स पे आए, और फ्लेक्स वर्सेस एक्चुअल, ये हमारा वेरिएंस एनालिसिस होता है। अब इसकी डिटेल एनालिसिस हम कैसे करते हैं उसमें हम बात करेंगे, और अगले कई दिन हम करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमने इसको लिंक बनाया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वेरिएंस एनालिसिस के साथ। आई रिपीट, हमें ये बजट बनाना, पीएनएल बनाना हमारे स्कोप में नहीं है। फिक्स बजट क्या है, फ्लेक्स बजट क्या है, टू द एक्सटेंट ऑफ जितनी डिस्कशन यहाँ पे हुई, इतना जानना ही आपके लिए काफ़ी है। इसके अलावा को बहुत ज़्यादा वर्किंग आपको नहीं करनी, जितनी वर्किंग करनी है वो सवालों में हमारे सामने आ जाएगी।
ये काम सिर्फ जितना किताब में लिखा हुआ है, जितना फ्लो दिया हुआ है, सिर्फ इसकी हद तक समझने का है। इससे रिलेटेड आपने कोई सवाल नहीं करने, सवाल वही करने हैं जो आगे हम इलस्ट्रेशन में और एग्जामिनर क्वेश्चन में कवर करेंगे आप। ये सिर्फ नॉलेज लिंक करने के लिए ही ये सारी डिस्कशन, ये फ्लो बना हुआ है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब हम यहीं से बात शुरू करते हैं। हमारे पास ना, हाँ, मैं तो बस कर दूंगा, लेकिन फिर ये बस करते करते ना बस थोड़ी ज़रा लेट हो जाएगी। तो बस लेट होने पे अगर कोई इतराज़ नहीं है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मतलब आपको जिस तरह दिल करता है ना छुट्टी मिले तो बड़ी खुशी होगी, तो खुशी टीचरों को भी होती है, हम बोलते नहीं, अलग बात होती है। हमें थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है, लेकिन 10 मिनट पहले हमें छुट्टी मिल जाएगी तो हमें भी खुशी होती है। लेकिन थोड़ा जिम्मेदारी का एहसास होता है कि बस फिर लेट हो जाएगी आपके बस के चक्कर में, तो वो फिर आपको तकलीफ ना दे। तो एज लॉन्ग एज अगर आपको कोई इतराज़ नहीं है बस लेट होने पे, तो हम ब्रेक लगा देंगे बस की, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो अभी तो हमने हार्डली कितनी देर पढ़ी है? 45-50 मिनट पढ़ा, तो अभी 10 मिनट है, थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। और क्योंकि अब हम वेरिएंस एनालिसिस पे डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, 5-7 मिनट की बात इंट्रोडक्टरी लेवल की करके मैं इसको आगे ख़त्म करता हूँ। वेरिएंस एनालिसिस से आपसे तारुफ ज़रा कंप्लीट करवा दूँ। हमने वेरिएंस एनालिसिस में पढ़ना क्या क्या है ज़रा सुन लीजिए। हमने हर कॉस्ट का अलग-अलग वेरिएंस एनालिसिस सीखना है। कि जैसे मटेरियल में मैंने कहा हमारा वेरिएंस आया है 392, हमने इसका एनालिसिस सीखना है। मटेरियल के वेरिएंस का एनालिसिस करना है। अभी हमने एनालिसिस नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ एक फिगर लिखी आपके सामने। हमने लेबर कॉस्ट का वेरिएंस आया 121, इसका भी हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब इसका फीती करेंगे, इसमें वजह आया क्यों, क्या आया, किसकी जिम्मेदारी, किसका कसूर, किसको बोनस, किसकी खिंचाई, दैट इज एनालिसिस। सेम इज फॉर द वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड। और एनालिसिस सिर्फ हम कॉस्ट का नहीं करते, एनालिसिस हम वेरिएंस एनालिसिस में रेवेन्यू का भी कर देते हैं। हम रेवेन्यू का भी वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। तो हमने वन बाय वन एक एक आइटम का वेरिएंस एनालिसिस डिस्कस करना है। पहले हम मटेरियल का वेरिएंस एनालिसिस, फिर लेबर, फिर वेरिएबल ओवरहेड, फिर फिक्स्ड ओवरहेड, फिर सेल्स के वेरिएंसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे हम मटेरियल के वेरिएंसेस से बात करें, एनालिसिस की बात करें, हमें यहां से तो देखने से पता लग रहा है कि मटेरियल में 392 का फायदा हुआ, बट ये फायदा किसकी वजह से हुआ? क्योंकि हमने तो रिवॉर्ड भी करना है ना। जैसे मैंने अभी बताया, ये फायदा हो सकता है अच्छी परचेज की वजह से हुआ हो, या हो सकता है ये फायदा हमें रिड्यूस वेस्टेज की वजह से हुआ, प्रोडक्शन में लॉस कम हुआ है। अगर तो परचेज अच्छे दामों पे की है तो उसका क्रेडिट जाएगा प्रोक्योरमेंट को, लेकिन अगर प्रोडक्शन में वेस्टेज रिड्यूस हुई है तो उसका क्रेडिट जाएगा प्रोडक्शन की टीम को। अब हमें सिर्फ ये वेरिएंस देखने से पता नहीं लग रहा कि ये फायदा किस वजह से हुआ है। हम तो चाहते हैं एनालिसिस की मदद से हम जानेंगे कि फायदा हुआ किसकी वजह से है, और जिसकी वजह से फायदा हुआ उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको इनाम देंगे, उसको अच्छी इंक्रीमेंट देंगे, उसको बोनस देंगे। इसी तरह यहां पे हमें नुकसान का नहीं पता लग रहा, नुकसान हुआ किस वजह से है। हो सकता है नुकसान महंगी लेबर हायर करने की वजह से हुआ हो, या हो सकता है नुकसान लेबर का एफिशिएंसी लो होने की वजह से हुआ हो। अगर तो नुकसान लो एफिशिएंसी की वजह से हुआ है तो प्रोडक्शन वर्कर का कसूर है, और अगर नुकसान महंगी लेबर हायर करने की वजह से हुआ तो ये एचआर का कसूर है। दिस इज द एनालिसिस कि भाई कसूरवार है कौन। तो हम वेरिएंस एनालिसिस में सीखेंगे कि भाई हमारे वेरिएंसेस के पीछे रूट कॉज क्या है। हमने सिर्फ रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं करना होता, हमने फिर रूट कॉज को रिमूव भी करना होता है कि भाई वजह पता लगे और फिर आइंदा पीरियड्स में हम उस वजह को कंट्रोल करें, स्पेशली एडवर्स वेरिएंसेस को। फेवरेबल वेरिएंस तो हमारे प्रॉफिट में इजाफे का बाइस बन रहे हैं ना, हमने इनको आइडेंटिफाई करके इनको तो अप्रिशिएट करना है, भाई आइंदा भी फेवरेबल वेरिएंस ला के दो हमें, शाबाश। लेकिन जहां पे एडवर्स वेरिएंस है
वहां पे हमने कंट्रोल करना है कि भाई अगले साल इस दफा तो हमारा खर्चा ज्यादा हो गया स्टैंडर्ड से, अगले साल ऐसा ना हो, अगले साल हम कॉस्ट को कंट्रोल करें, स्टैंडर्ड के दरमियान ही रहें, स्टैंडर्ड के अंदर ही रहें, ये वेस्ट ना हो। तो एनालिसिस किया जाता है इसलिए कि हम रिस्पॉन्सिबल लोग को आइडेंटिफाई और उनको एप्रिसिएशन या उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकें। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे, हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस से इंशाल्लाह बात शुरू करेंगे। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वेरिएबल, फिक्स, हम इस तरह चलते जाएंगे। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।